डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 टॉपिक इंटर रिलेटेड है बेसिकली। एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और साथ में ये लेक्चर नंबर हमारा 68 होगा। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 68 है। और एक जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ही ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? ट्रेड यूनियन। आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे संगठन हैं, ठीक ना, बहुत सारे यूनियन हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 69 में। और लेजिस्लेशन के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट 70 में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, सैलरी वाली दिक्कत आती है, मेहनत ज़्यादा इंडस्ट्री वाले लेते हैं, पैसा कम देते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसा ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। इस तरह के जो झगड़े लड़ाई के लिए जो एक कोर्ट या एक नियम या एक कायदा कानून जो है, उसी को लेजिस्लेशन बोलते हैं। और उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 71 एंड 70 में। ठीक है, तो इसके तो ये कुल मिलाकर के 4 लेक्चर आपके होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली जो है, यदि हम ध्यान दें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम थोड़ा डिटेल में बताने जाएं, उसके पहले बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, इसको हम आपको थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट बता दें। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रिलेशन डायरेक्टली इंटर रिलेटेड विद द मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के अंदर एक मैनेजमेंट ही है जो परमानेंट है। बाद बाकी एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, कुछ एम्प्लॉय रिटायरमेंट तक काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद तो उनको जाना है। लेकिन यदि हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बाप ने काम किया, फिर बेटे ने, फिर उसके बेटे ने मालिक बन गए, तो सब इंडस्ट्रियल बोर्ड में या मालिक बन करके बैठे रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म की वो सोच रखते हैं। तो बेसिकली ये रिलेशन जो है डील करता है मैन पावर मैनेजमेंट की, या मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का, कि मैन पावर जो होगा वह किस तरह से मशीन चलाएगा। और इसमें बहुत सारे ऑपरेटर हो, चाहे स्किल्ड वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो। फिर जब मतलब कि 2 पार्ट हो जाएगा, एक इंटरनल, ये जो है इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन में 2 पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट होगा आपका जो है इंटरनल पार्ट होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल। ये पार्ट क्या होगा? एक्सटर्नल। इंटरनल में भी जो है आपको, जैसा कि हमने बताया कि इंटरनल में आपका मैन पावर मैनेजमेंट तो है ही, आपका स्टाफ है, वर्कर है, दे शुड वर्क फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, दिल से काम करेंगे तभी जो है दिमाग से वो सही आउटपुट दे पाएंगे। फिर यदि हम दिल से काम नहीं करेंगे या दिल से काम नहीं लेंगे तो प्रॉपर मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, ये सब का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। जब एक्सटर्नल की बात आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आपका एक्सटर्नल की यदि बात करते हैं तो एक्सटर्नल थोड़ा सा इधर हम आपको दिखा देते हैं। एक्सटर्नल में सबसे पहले तो आपका बायर या कस्टमर, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कस्टमर का। कस्टमर के साथ आपका कैसे रिलेशन है। फिर जो आपका सप्लायर है उसके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। फिर आप हर प्रोडक्ट तो खुद से बनाते नहीं हैं, कुछ मार्केट में जो है डायरेक्ट परचेज करते हैं, जिसको एंसिलरीज इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर आपके लीगल रिलेशंस कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे हैं, आपकी कंपनी का इमेज बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे कंपनी के रिलेशन गवर्नमेंट से अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कोई भी आती है, वो हार्डली 5 ईयर्स के लिए रहेगी, तो मजबूरी हो जाती है कि पॉलिटिकल जो है ना इन्वायरमेंट, इंडिया में खास करके पॉलिटिकल जो है ना इन्वायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रॉफिट को। फिर जो मार्केट में बैठे हुए हैं, एजेंट हों चाहे डीलर्स हों, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये भी आपको वहाँ पर ध्यान देना है। यदि अंदर की बात करें तो अंदर में जो है आपके वर्कर के साथ कैसा रिलेशन है, एचआर के साथ कैसा रिलेशन है। एचआर बेसिकली कहा जाए तो मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। फिर
आपके स्टाफ दिल से आपके लिए काम करते हैं कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इंडस्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में या 100 फ्लोर पे लंच करने गए, तो लंच करने गए तो फैन लाइट सब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, क्या जा रहा है अपने बाप का। तो इस तरह के सोच जो है कंपनी को ले डूबती है, या कहे तो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं वे लोग, या कहे तो कहीं ना कहीं जो है मतलब कि मानसिकता झलकती है। इसके बारे में और बहुत सारा डिटेल हम बताएंगे। फिर स्टाफ के साथ जो है लोकल जो पब्लिक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आपके जो है इशूज हैं। फॉर एग्जांपल जो एक CSR होता है, आप बेटर तरीके से कहाँ यूटिलाइज करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब फैक्टर है जो कि लोकल फैक्टर है और जो है इंटरनल फैक्टर है। किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़ें तो लोकल के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे कंपनी में आप देख रहे हैं कि कंपनी का कोई पर्टिकुलर मालिक है XYZ, फिर XYZ के 3 बच्चे XYZ, फिर आने वाले समय में वो तीनों डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो आपस में डिस्प्यूट करने लगते हैं। तो उनके अपने फैमिली के झगड़े भी कई बार कंपनी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये भी इंटरनल ही है। कुल मिलाकर के आपको पर्सन मैनेजमेंट है ना, ये आपको आना चाहिए। तो ये सब जो है और भी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो अभी हमारे दिमाग में आए, उनको हमने आपको लिख दिया। अब इसको एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पर यदि हम लिखें, एक डेफिनेशन के तौर पर लिखें कि जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, तो बेसिकली इट इज ए वे टू सिक्योर इफेक्टिव एंड विलिंग कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक ट्रेड यूनियन। जैसा कि हमने यहाँ बताया, ट्रेड यूनियन का जो है एक सेपरेट लेक्चर हम लेंगे, लेक्चर नंबर 69 में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम आपको डेफिनेशन लिख देते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एम्प्लॉय। अब ये सब कहीं ना कहीं कुछ इनके परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, ठीक है ना, कुछ जो है एम्प्लॉय होंगे, ठीक ना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एम्प्लॉय कॉमा लोकल बॉडीज, ठीक है ना, एंड लोकल बॉडीज एंड डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कौन है, दोनों तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि यदि कंपनी है तो वो भी यदि कोई प्रोडक्ट बेचती है तो मार्केट डीलर के पास जाएगी, या गवर्नमेंट से कोई जो है अप्रूवल लेना है, कोई सेंक्शंस लेना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो एंड डिपेंडेंट, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है, एक साथ रहना है, एक साथ काम लेना है एक दूसरे से, तो दोनों खुश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एंड डिपेंडेंट पेरेंट फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी। कंपनी के ग्रोथ के लिए जो भी आप रिलेशन, और रिलेशन का यहाँ मतलब है कि प्रोफेशनल रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन जो है आपका, रिलेशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन कोई वो वाला रिलेशन नहीं होता है। दो चीज़ है यहाँ पर, एक तो प्रोफेशनलिज्म होगा, प्रोफेशनल यहाँ होना है, और दूसरा सबसे जो रिलेशन है वह क्या होना चाहिए, हेल्दी। चीटिंग नहीं, कमीशन नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, कहीं से रिकमेंडेशन आ रहा है कि भाई मेरा बेटा जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको रख लेना, तो ये भी कंपनी के लिए घातक होती है। क्योंकि ऐसे भी देश में हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे जो है योग्य लोग बेरोजगार हैं और अयोग्य लोग योग्य पदों पर बैठकर ऐसी तैसी कर रहे हैं, या यूं कहें कि जिनको आता है काम वो करते नहीं है, और जिनको नहीं आता वो किए बिना रहते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के हेल्दी रिलेशन बनाना सब जगह, और प्रोफेशनल, इमोशनल नहीं, ठीक है ना। इमोशनल जो है
वो हम लेक्चर नंबर आई थिंक 51 52 में पढ़ाए हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो वहाँ पर इमोशनल का जो है बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट दिया है, तो वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है कि यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन आप मेंटेन करके रखें। तो हम क्यों करके रखें, इसके पीछे औचित्य क्या है हमारा, इसके पीछे औचित्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हम सेकंड पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये मैक्सिमम हमने आपको बता ही दिया, ठीक ना। इसको इन शॉर्ट बताएं तो हेल्दी रिलेशन एक तो हमने बताया ही, किसके बीच, किसी के भी बीच, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, ठीक है ना। तो हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये जरूरी है। जो डिस्प्यूट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये जरूरी है। रिलेशन अच्छे हैं तो डिस्प्यूट कम होते हैं, या होते भी हैं तो टेम्परोरी होगा, है ना। एक हार्मोनी बनाने के लिए जो है, हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए डिस्प्यूट को जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना अच्छा है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए भी जरूरी है। एप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए जरूरी है। वर्कर्स के प्रॉफिट के लिए भी यह जरूरी है। वर्कर्स प्रॉफिट के लिए भी यह इंडस्ट्रियल रिलेशन जरूरी है। इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ इंडस्ट्री है, ये जो है क्या है, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के एक तरफ जो है, ये बीच में क्या हो गया, मैनेजमेंट, और दूसरे है गवर्नमेंट, या जो है गवर्नमेंट या लीगल पार्ट हम कह लें, है ना, या सप्लायर बायर ये सब कह लें, और दूसरा इंटरनल स्टाफ जिसको कि हम एम्प्लॉय बोलते हैं। इन सब के बीच बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा तो काम सब जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल पीस जो है, इंडस्ट्रियल पीस के लिए भी जरूरी है। इंडस्ट्रियल जो है सिर्फ डिस्प्यूट नहीं, डिसिप्लिन के लिए भी कंपनी के अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन होकर के रहता है। चाहे वह खुद से आगे बढ़ करके काम करने की बात हो, या कोई ग्रीवांसेस हो किसी की, या एक मैनर हो, एक यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ कपड़े के लिए नहीं, सैलरी भी यूनिफॉर्म हो, तो इस तरह के डिस्प्यूट जो है काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, तो कोई भी जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड जो है, इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है, दो वर्कर के बीच का डिस्प्यूट हो सकता है, या जो है वो कन्फ्लिक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में, जिसके बीच में ट्रेड यूनियन सब आ जाते हैं, है ना। और ये कुल मिला करके कोई भी डिस्प्यूट हो, ड्यूट दो, ये तो पहले समझिए कि इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, कंपनी के अंदर भी कई बार आप देखते होंगे ग्रुपिंग हो जाती है, ये फलाने ग्रुप का है, ये फलाने ग्रुप का है, तो ग्रुप पॉलिटिक्स होने लगती है। और यही कन्फ्लिक्ट जो है, यही कन्फ्लिक्ट जो है मैनेजमेंट के साथ भी हो सकता है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच हो सकता है। और कुल मिलाकर के ये रिलेशन ही सिर्फ ब्रेक नहीं करते हैं, बल्कि ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी को भी जो है बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इनका कारण क्या है, तो कारण थोड़ा सा हम यदि देखें, ध्यान दें यहाँ पर, काउजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या क्या हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला कारण क्या है, साइकोलॉजिकल काउज, साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। आदमी जब ओवर थिंकिंग कर लेता है ना, या किसी की कोई लीडरशिप है मान लीजिए,
उसकी लीडरशिप हमें पसंद नहीं आ रही है। ये सब साइकोलॉजिकल रीजन है, ठीक ना। क्लैशेस ऑफ पर्सनालिटीज, मतलब कि वो हमारे साथ ही काम करता था यार, उसको मैनेजर की पोजीशन मिल गई, उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी। तो इस तरह के जो है मन में जो एक खटास आती है, उसी को जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर बोलते हैं। या कंपनी ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का रूल ला दिया है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि जो है मान लीजिए कंपनी का टाइम 9 बजे है, पहले क्या 9-10 तक जो आता था कंसीडर हो जाता था, लेकिन कंपनी ने इसको हटा दिया, बोला कि एकदम बिल्कुल जो 1 मिनट लेट आएगा उसकी सैलरी काट लेंगे। तो उसके चलते जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है। दूसरा कारण जो होता है इंस्टीट्यूशनल काउजेज, इंस्टीट्यूशनल रीजन। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है कि नन रिकॉग्निशन जो ट्रेड है, ये लेबर यूनियन बाय द मैनेजमेंट है। लेबर यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं कि मैनेजमेंट उनके साथ कुछ गड़बड़ ना रखे, प्रॉपर पैसा दे, प्रॉपर वर्किंग आवर अलॉट हो। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आती है, जो हम आपको बताएंगे आने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसी में क्या होता है कि ट्रेड यूनियन मालिक से मिल जाता है, और ट्रेड यूनियन में मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से जो उनका नेता है, जिसको गैंगमैन बोलते हैं, लीडर जो बोलते हैं, ट्रेड यूनियन का जो है लीडर जो है, वो जाकर के कंपनी के मालिक से मिल गया और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर नहीं रहा है, 10 घंटे की जगह 12 घंटा काम ले रहा है, ठीक ना। ये कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो इन्हीं का नेता इनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है इंस्टीट्यूशनल काउज में आता है ना। जैसे कोई बार्गेनिंग करनी है, सैलरी बार्गेनिंग करनी है, तो इनका नेता ही उनसे मिल गया। आंदोलन कर रहा था जो है बहुत आदमी, और जब सरकार से निगोशिएशन की बारी आई तो क्या हुआ कि सरकार से ही जाकर के उनका नेता मिल गया, तो अल्टीमेटली सबको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक ना। वर्कर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, अनफेयर कंडीशन आ गई, अनफेयर प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर लिया गया कि भाई काम करना ही पड़ेगा, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ठीक है। चाहे इनका नेता उनके साथ मिल गया और आकर के बोल दिया, क्योंकि लेबर तो मालिक से मिल नहीं सकता है ना, जो नेता है वही मिलेगा, और नेता ही धोखेबाज निकल गया। और आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में और ये सब में देखते भी हैं, ये सब प्रैक्टिकल केसेस हैं, क्योंकि इनको सबको पैसा देने की वजह, लीडर को पैसा दे दो, अपने पक्ष में कर लो, बड़े बड़े नेता बिक जाते हैं, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे। तीसरा जो कारण है वह इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल रीजन जो है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि वर्किंग आवर ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, प्रमोशन प्रॉपर नहीं हुआ, है ना। इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है प्रमोशन, कि भाई आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर दिए जो प्रमोशन के लायक नहीं थे संभवतः, या साथ वाले को प्रमोट नहीं किए, आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है। जैसे आपका वर्किंग कंडीशन कहें तो आप प्रॉपर जो है लंच आवर नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर जो है साफ सफाई नहीं है, जो नॉइज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के मशीनों से निकलती हैं, तो नॉइज में आइसोलेटर नहीं है ना, प्लांट का लेआउट सही नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइन बार बार चेंज आप कर रहे हैं, और इनएडिक्वेट वेज है, कोई भी अपने सैलरी से खुश नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई अदर इंसेंटिव नहीं है, कोई फ्रिंज बेनिफिट नहीं है, कोई पीपीएफ नहीं कट रही है, एम्प्लॉय सिक्योर फील नहीं कर रहा है अपने आप को। तो दीज आर द इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है। अब जो है इसमें इस रीजन के चलते, ये मेन 3 रीजन हमने लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिस पे हम नहीं जा रहे हैं डिस्कस करने। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में साइकोलॉजिकल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिकल। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यदि अब ये आप सॉर्ट आउट कर लिए वहीं का वहीं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉर्ट आउट कर पाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहला जो रिजल्ट जो जनरल हम लोग देखने मिलता है उसमें होता है सबसे पहले कि पब्लिक जो है या लेबर जो है या स्टाफ जो है वो कहाँ चले जाता है, स्ट्राइक पे। स्ट्राइक का मतलब आप समझते हैं कि
सिसेशन ऑफ बेसिकली वर्क बाय ए बॉडी, या मतलब आप यूं समझिए कि मास लेबर या मास नंबर ऑफ स्टाफ जो है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टाफ क्या करता है, काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना, या आंदोलन पर उतर जाएगा, अपनी डिमांड मांगेगा, है ना। दैट मीन्स कि ए ग्रुप ऑफ स्टाफ विल रिफ्यूज टू वर्क, है ना। अब ये ग्रुप ऑफ स्टाफ में कितना भी नंबर हो सकता है, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही बोलते हैं। और इंडस्ट्री इसकी जो स्ट्राइक खत्म करने के जो तरीका है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से के थ्रू हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 69 में बहुत डिटेल से। दूसरा एक स्ट्राइक में भी जो है इकोनॉमिक स्ट्राइक होता है, इकोनॉमिक स्ट्राइक पैसा के लिए स्ट्राइक होता है। एक सिंपैथेटिक स्ट्राइक भी होता है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है कि किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और कंपनी उस दिन छुट्टी नहीं दे रही है, कंडोलेंस नहीं कर रही है, या जो व्यक्ति विशेष के साथ घटना हुई उसके फैमिली को कंपनसेशन नहीं दे रही है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो उसके डिमांड के लिए भी कई बार स्ट्राइक होता है। आए दिन आप देखते होंगे कि बस से कोई टकरा गया तो लोग वहाँ स्ट्राइक कर देते हैं कि भाई हमें इतना मुआवजा मिलना ही चाहिए, है ना। तो ये भी एक रीजन होता है। तीसरा होता है स्टे इन स्ट्राइक, है ना। इसमें क्या होता है, स्टे इन स्ट्राइक में, स्टे इन स्ट्राइक इसमें जो है स्टाफ जो होता है काम को बाइकआउट नहीं करता है, बल्कि आएगा कंपनी में और कंपनी में आके लंच करेगा, पंच करेगा और जाएगा घर, आएगा पंच करेगा, फिर लंच करेगा, फिर घर जाएगा। अब इतने देर में वो विरोध नहीं कर रहा है लेकिन काम भी आपका नहीं कर रहा है। एक इसी के अंदर आता है गो स्लो टैक्टिक्स। गो स्लो टैक्टिक्स क्या होता है कि यहाँ जो है वर्कर जो है काम भी करेगा लेकिन मन से काम नहीं करेगा, मन खट्टा करके काम करेगा तो काम ऑटोमेटिक खराब करेगा वो, और कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को पता चलता है लेकिन एक समय के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट है डिस्प्यूट का कि स्ट्राइक हो जाता है। दूसरा है आपका बायकट। बायकट क्या होता है कि वर्कर काम करने के लिए बायकट कर देते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ यही नहीं, कस्टमर को भी बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट इनका यूज मत करो, ठीक है ना, कंप्लीट बायकट जिसको बोलते हैं। तीसरा एक होता है पिकेटिंग। ये पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे। पिकेटिंग क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं क्या करते हैं पिकेटिंग में, मतलब वर्कर क्या करते हैं, खुद तो काम करेंगे नहीं और दूसरे को भी जो है गेट पर ही रोक लेते हैं। ये मान लीजिए गेट है तो गेट पे ही स्ट्राइक करेंगे और खुद तो काम करेंगे नहीं, दूसरे को भी नहीं कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे को भी भड़काना, खुद तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। और ये जो है आपको बता दें पिकेटिंग लीगल होता है, इलीगल काम नहीं है। हम खुद भी काम नहीं करेंगे और दूसरे वाले को भी नहीं करने देंगे, उसको कन्विंस करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरे वाले के मन के ऊपर डिपेंड है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, बट ये उसको जो है बोल सकता है कि हाँ भाई काम नहीं करो, कंपनी हमारे अगेंस्ट में गलत काम कर रही है, ठीक है ना। एक होता है घेरो आंदोलन। ये घेरो मतलब कंपनी को लोग घेर लेते हैं। ये बिहार, यूपी वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, साउथ अफ्रीका वगैरह में भी बहुत होता है कि कंपनी है कोई और कंपनी के मालिक को चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है ना, भाई काम करके दो ही, नहीं तो जो है हम जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर देर एंड डेड कंपनी के मालिक को या जो भी मैनेजमेंट है या जो है मैनेजर है उसको कमिटमेंट करना पड़ता है कि हाँ भाई चलो कल काम तुम्हारा कर देंगे, वो बात मान लेता है, साइन लोग करा देते हैं, ठीक है। एक और सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, सिचुएशन कई बार बिगड़ जाती है, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉकआउट। अब क्या होता है कि कंपनी और मैनेजमेंट
अब जैसे ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, घेरो आंदोलन कर रहे हैं या अनशन, इंडिया में एक और चलता है, बाहर के देशों में बहुत कम है, अनशन करते हैं लोग। तो अनशन कर रहे हैं, ठीक ना, या कंपनी को पूरी तरह से जो है बदनाम कर रहे हैं, उस समय कंपनी क्या करती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पहले तो समझाएगी, निगोशिएट करेगी, यही ऑप्शन है ना कि निगोशिएशन, यही एक ऑप्शन रहता है। और निगोशिएशंस में यदि दोनों के बीच बात नहीं बनी तो मैनेजमेंट है, तो मालिक है भाई, वो क्या करता है कि सारे स्टाफ को किक आउट कर देता है एक साथ, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल निकाल देगा कि कल से काम पे लौटना है, जो लौट जाते हैं ठीक है, जो नहीं लौटेंगे उनको किक आउट कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉक आउट, ठीक है। और लॉक आउट मतलब जो है, मतलब लॉक आउट का हम ऐसे लिख देते हैं आपको, क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉय और सस्पेंशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। वो काम ही हम नहीं करेंगे, जो काम कंपनी करती थी वो काम करना ही बंद कर देगी। तो ये भी एक सिचुएशन होता है लॉकआउट का। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पार्ट है, ये लीगल है, कंपनी कर सकती है, ठीक है। इसमें एक और आता है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, जो बहुत नेता बन रहा है उसको कंपनी क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, चलो भागो खत्म हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये पिकेटिंग आपको बताया ना, तो सारे एम्प्लॉय का मन नहीं है स्ट्राइक करने का, लेकिन एक दो उसमें नेता बनता है और बाकी को भड़का करके जो है वो आंदोलन खड़ा कर देता है। तो उस एक को कंपनी कभी भी चाहे तो निकाल सकती है, और इसी आधार पर निकालेंगी कि वो पिकेटिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो पिकेटिंग करने वाले की टिकटिंग कर देती है कंपनी लॉकआउट के प्रोसेस से, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब इसके भी रूल्स रेगुलेशन हैं, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। सबसे बढ़िया जो चीज होता है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। घर में 5 लोग हैं तो इन पांचों के बीच में भी डिस्प्यूट होता है या नहीं होता है, खूब होता है। लेकिन ये क्या घर छोड़ के सब थोड़ी भागते हैं, सबका अधिकार है उस घर पे, क्योंकि उस घर से सब प्यार करते हैं, चलते रहता है, हर घर की बात है। इसलिए यहाँ भी डिस्प्यूट होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन स्ट्राइक करने के बजाय, लॉक आउट करने के बजाय हम यदि बैठ के बात कर लें तो क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल पीस। और इंडस्ट्रियल पीस जो होती है, इंडस्ट्रियल पीस जो है, ये होता है बैकबोन ऑफ नेशन। देखिए एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लग पाई, क्यों? क्योंकि वहाँ डिस्प्यूट इतने ज़्यादा थे लोकल और मैनेजमेंट के बीच, या लोकल बॉडी या कुछ ऐसे लोकल गुंडे बदमाश ऐसे कि मैनेजमेंट को 2 रुपया फ़ायदा नहीं हुआ, 10 रुपये डिमांड कर दिए कि आप दो, मैंने रॉबरी, गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं। या जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो आपस में यूनियन बाजी इतना ज़्यादा है, ठीक है ना, कि वहाँ पर डिस्प्यूट यदि जनरेट हुआ तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट हुआ ही नहीं, उल्टा डिस्प्यूट जो है और आगे बढ़ते गया। और एक समय आया कि इंडस्ट्री वाले को दिमाग में आ गया कि यहाँ के लोग जो है बाहर में जाकर के तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा आईपीएस निकाल लेते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने घरों में काम ये नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ इनको लोकल इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, लोकल इन्फ्लुएंस, वहाँ पर लोकल के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और मैनेजमेंट को दबाने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट से ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, ठीक है ना। इसके चलते ही यदि आप ध्यान देंगे तो बिहार का सोशियो इकोनॉमिक जो है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया आज भी। और मैं तो लगभग 45 साल से देख रहा हूँ, लगभग ये मैंने 40 से 45 साल में बिहार में कहा जाए तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो उल्टा
बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हुआ करती थी, मैं आपको दो चार नाम बता देता हूँ, आपको नॉलेज भी थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। पूरे दुनिया में कहें तो या इंडिया में तो आप प्रत्यक्ष देखेंगे सबसे ज़्यादा शुगर मिल जो है बिहार में था। सबसे ज़्यादा जूट मिल बंगाल और बिहार में था। जूट मिल भी यहाँ बहुत थे, ठीक है ना। डेहरी ऑनसन बक्सर के साइड में, बक्सर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर डालमिया की बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसको बंद करके उसे जाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के और भी बहुत सारी इंडस्ट्री थी वहाँ पे। आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई थी, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल कुछ ऐसे हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वहाँ के लोग जो मालिक बन सकते थे, अपने गांव घर में ही एक अच्छी खासी सैलरी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है सैलरी उठाने के बजाय जो है कंपनी को ही उठा दिया और कंपनी बेचारी अपने घर चली गई। तो ये कहानी किसकी है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की, ठीक है। अब बात आती है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करेंगे कैसे। डिस्प्यूट तो हो गया, उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये होती है, कमिटी बनाते हैं। कमिटी जो है, कमिटी जब बनाते हैं, इसमें कमिटी बनाते हैं तो कमिटी में जो मेंबर्स होते हैं, इसमें कुछ मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं और कुछ वर्कर्स के बीच की रहते हैं। जैसे 5 लोगों की कमिटी बनी, एक मैनेजमेंट या एचआर का आदमी होगा और ये जो है 4 वर्कर होंगे। ये आपस में ही बैठ करके फिर इधर वाले को और इधर वाले को दोनों को बुला करके पंचायती कर लेते हैं। कुछ बीच में एक निगोशिएशन वाला अमाउंट जो है डिसाइड कर लेते हैं, यदि इकोनॉमिक है तो, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई एजुकेशनल है, या कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटी है, जो एम्प्लॉई फैसिलिटी मांग रही है कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हमें पेंशन इस रेट से नहीं उस रेट से चाहिए। तो ये सब जो है तरीका होता है, कमेटी के सामने बैठ करके आपस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ों को वहीं के वहीं सेटल कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है कमेटी के सामने। दूसरा तरीका होता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। ये क्या होता है? कॉन्सिलेशन ऑफिसर, कॉन्सिलेशन ऑफिसर ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होती है, लोग होते हैं, ये आते हैं, ठीक है ना। इसको जो है समझ लीजिए, ये इनके ऊपर मैंने जैसे कोर्ट में जज होता है ना, उसी टाइप का होता है, लेकिन ये जज नहीं होता है, कोई लीगल व्यक्ति नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल जो है आधार पर ये काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दोनों तरफ से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री को भी देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी तो चलाना है, सामने वाले को मौका देना। ऐसा थोड़ी कि वर्कर की हर बात मान ली जाएगी, जो मांगेगा वही उसको दे दी जाएगी। इनके पास पूरा जो भी इसका वर्कर के बीच, या कई बार वर्कर टू वर्कर के बीच डिस्प्यूट होता है, एक काम का एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से जिलसली काम करता है, ठीक ना, तो उस समय भी इनकी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ये काउंसलिंग ऑफिसर, काउंसिलेशन ऑफिसर करते हैं, इनको 14 डेज का टाइम दिया जाता है। 14 डेज में डिस्प्यूट, अब ये जो फाइनल देंगे, मान लीजिए 2 वर्कर है, दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अच्छे वर्कर हैं, दोनों इंडस्ट्री में काम करें तो अच्छी बात है, और यूनिटी के साथ काम करें तो एक एक 11 हो जाएगा, एक एक 2 नहीं, एक एक 11 काम। लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बेबात की बात करते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में एक कंसिलेशन ऑफिसर उनको हटा भी सकता है, ठीक है, दोनों को किक आउट कर देगा, बाहर कर देगा कंपनी से, या कुछ निगोशिएट करके दोनों को मना लेगा, ठीक है ना। एक ऑफिसर हो सकता है, कई बार कई जो है एक आदमी से नहीं होता तो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होता बन जाता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। इसमें 4-5 मेंबर होते हैं, 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है ना। और इधर जो है, इधर ये तीनों, और ये टेबल के इस तरह हो जाएंगे 3-4 मेंबर, और इधर जो है दोनों पक्ष के लोग बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, और आपस में जो है ये अपनी प्रॉब्लम इनको बताएंगे, ये भी अपनी प्रॉब्लम इनको बताएंगे। ये हो सकता है इंडस्ट्री का ही आदमी हो या मैनेजमेंट का आदमी हो, जिनके बीच भी डिस्प्यूट है, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के, 4 लोग, जो भी डिस्प्यूट है, तो सब बैठ करके आपस में अपनी बात रखते हैं, और फिर
अंतिम फैसला इनका होता है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन का, ठीक ना। इसमें जो चेयरमैन होगा वह इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, न इधर से होगा न इधर से होगा, उसका मतलब किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं होगा। इनका काम होता है कि दोनों पक्ष के जो भी मैटर्स हैं, ठीक ना, जो भी मेरिट डिमेरिट्स हैं वो कंपनी में फिट बैठ पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखता है, कोई भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो, मैं भी कई बार कहीं गया हूँ, मैं भी यही देखता हूँ कि सबसे पहले ये कंपनी के काम के हैं या नहीं, ताकि इनको मनाया जाए। अब तुम काम के आदमी हो ही नहीं तो तुम्हारी जी हजूरी क्यों करेगी कंपनी भाई। तुमको 10,000 रुपया सैलरी मिलती है या 50,000 मिलती है, 1 लाख मिलती है, और कंपनी करोड़ों का टर्नओवर है, तुम्हारे पीछे अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, तुरंत किक आउट कर देगी। लेकिन हाँ, कुछ काम का आदमी है, कुछ लीगल है, वो कोर्ट जा सकता है, उसके साथ ह्यूमन राइट्स के कुछ ऐसे तथ्य हैं, उस कारण से सुनवाई होती है। और ये गवर्नमेंट चूंकि बॉडी होती है, इनका भी फाइनल फैसला जो होता है वो निगोशिएशन के आधार पर, जिसमें इंडस्ट्री को भी फायदा हो और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो, इस तरह से ये काम करते हैं। तीसरा जो तथ्य होता है इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये भी एक जो है लीगल तो नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जैसे लोक अदालत आप नाम सुनते होंगे, तो लोक अदालत टाइप से ही है ये, वो भी एक छोटी सी इंक्वायरी करती है, ठीक ना। इसमें 1 या 2 आदमी रह सकता है, और जो भी मैटर है ये लोग राइटिंग में सबमिट करते हैं, उस पर विचाराधीन होती है, बातें सुनी जाती है, और 6 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट आ जाती है, फाइनल फैसला आ जाता है, ठीक है ना। 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पर 14 डेज का टाइम दिया जाता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप सुने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट, देश में बहुत सारे कोर्ट हैं। आए दिन यदि कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी वाला, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला पैसा खा जाता है वर्कर का, तो वर्कर लेबर कोर्ट में जाता है कि भाई हम तो गरीब हैं, हमारा पैसे के बिना काम चल नहीं सकता है, और हमने 3 महीना काम किए थे, 3 महीने का सैलरी इन्होंने नहीं दिया, ठीक ना। सबको बोनस मिला, हमें बोनस नहीं मिला, ये लॉजिक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोनस देना आपका अधिकार नहीं है। आप अपने अधिकार के लिए लेबर कोर्ट जाते हैं, लेबर अपने अधिकार के लिए, बोनस आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। सैलरी आपका जरूर अधिकार है। तो इसमें जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके तहत इसमें सुनवाई होती है लेबर कोर्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। इसमें प्रोप्राइटरी और लीगलिटी जिसको बोलते हैं वह भी होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर भी इसमें सुने जाते हैं। कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर हैं, वो भी यहाँ पर आप रख सकते हो। इसमें डिस्चार्ज या डिसमिशल ऑफ वर्कमैन है, या रीइंस्टेटमेंट है, या ग्रांट रिलीफ है, या ग्रेच्युटी है, ठीक ना, या रॉन्गफुली कोई साइकोलॉजिकल बात बोल दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक ना, या कोई हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी ये जो है जिम्मेदार है लेबर कोर्ट, ठीक ना। मतलब लीगल, इलीगल, स्ट्राइक, लॉकआउट, ठीक ना, ये सब देखता है। बट जो है जनरली स्ट्राइक वाला मैटर या लॉकआउट वाला मैटर लेबर कोर्ट डील नहीं करती है। बाकी लगभग सारे मैटर लेबर कोर्ट डील करती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि लेबर या वर्कर के जो अधिकार हैं वही, तो सबसे पहले अपना अधिकार जानना जरूरी है। अधिकार है, क्योंकि स्ट्राइक का अधिकार नहीं है। स्ट्राइक क्या है, एक निगोशिएबल एक्ट है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। कंपनी आपको बाहर निकाल देती है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आप लेबर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने काम किया है और आपको सैलरी कंपनी ने नहीं दिया है, तो आप कंपनी के अगेंस्ट में लेबर कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडी है जो है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स है, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बेसिकली ये इट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये गवर्नमेंट की जो है बॉडी है। और एक नेशनल ट्राइब्यूनल भी होता है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिप्यूट करती है, नेशनल ट्राइब्यूनल। और एक लास्ट आता है आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेशन बहुत अच्छा है और अपने इंडिया में जो है आपको बताएं तो लगभग 30 to 40% मामला जो है यहीं पर सुलझ जाता है, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के जो है एम्प्लॉय के पक्ष का आदमी होता है और एक एम्प्लॉयर के पक्ष का आदमी होता है, यहाँ बैठा होता है, जिसको ये दोनों जानते हैं और दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सुनते हैं। इनके ऊपर दोनों को विश्वास होता है, ठीक है ना। मतलब ये मान लो एक्स है, ये वाई है, तो एक जेड यहाँ पर है आदमी, सिंपल आदमी है जिसको एक्स भी जानता है और वाई भी जानता है। वाई को भी भरोसा है, एक्स को भी भरोसा है। इसने कहा ठीक है ये जो बोल देंगे मान लेंगे, ये भी कहता है कि जो बोल देंगे हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो एट मिनिमम कॉस्ट जो है, मिनिमम टाइम में ये सबसे अच्छा है इंडिया में। यदि आपको बताएं तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कि भाई दो दोस्त हैं और एक कॉमन दोस्त है, दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ, चलो इससे पूछ लेते हैं, जो बोल देगा वो उसी को फाइनल माना जाएगा। तो ये जो है आपका टोटल क्या था, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कमिटी बना सकते हैं, कॉन्सिलेशन ऑफिसर या पूरा का पूरा बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, और लास्ट में है आर्बिट्रेशन, समझौता जिसको बोलते हैं, आपसी समझौता। तो ये दी बेस्ट होता है दोस्तों, ये ठीक है ना, दी बेस्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि चूंकि वर्कर तो काम कर रहा है ना, वर्कर तो काम कर रहा है। अब यदि मैनेजमेंट अपने हिसाब से ही सारा का सारा काम करने लगेगा तो नहीं होगा। इसलिए जब मैनेजमेंट जो है एक बॉडी जो बनती है कोई भी, ठीक है ना, जिसको रेगुलेटिंग बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री का होता है, तो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के साथ रखते हैं, जो कि और वर्कर्स के बात को रख सकें, या वर्कर जो है फील करे कि हाँ हम मैनेजमेंट के साथ हैं, ठीक है ना। जैसे कोई न्यू ओनर है, नया मालिक बना और वर्कर है, ठीक है ना, तो बेसिकली जो है मैनेजमेंट मैनेजमेंट का यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑनर मालिक अब प्लस वर्कर, ये दोनों यदि मिल करके काम करें तो ये एक फैमिली बन जाती है, एक फैमिली मेंबर कहलाने के लायक हो जाते हैं। और जब फैमिली में होते हैं तो फैमिली में जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, अभी हम बता भी रहे थे कि 10 लोग हैं फैमिली में या 5 लोग हैं, हम दो हमारे दो, तो ऐसा थोड़ी कि कभी वाद विवाद नहीं होता है, डिस्प्यूट होता है। शाम में दिन भर लड़ते झगड़ते हैं, फिर शाम में गले मिल लेते हैं, हो गया, जो है रात गई बात गई। फिर दूसरे दिन फ्रेश मूड होकर के अपन आते हैं और सारी जो भी जिम्मेदारी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, उसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फैमिली, लेकिन अब चूंकि मजबूरी ये है कि ऑनर सारे वर्कर को थोड़े शामिल कर लेगा, ये वर्कर्स के जो लीडर होते हैं, कुछ वर्कर को जो है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली होता क्या है कि यदि वर्कर्स 50 वर्कर है, यदि आप 2 को भी शामिल कर लेते हो बोर्ड में, तो ये 2 भले कुछ करें या ना करें, बट ये 48 को लगता है कि हमारे जो अधिकार की बात है वो मैनेजमेंट के सामने, मालिक के सामने ये रखेगा। यही होता भी है। जैसे हम लोग कॉलेज में मान लीजिए कि हम डायरेक्टर हैं, सपोज कीजिए, डायरेक्टर मतलब क्या, ये एकेडमिशियन, अब ये इधर है ऑनर और इधर है फैकल्टी है, स्टाफ है, सब हैं, ठीक है। अब हर फैकल्टी दिन भर में थोड़ा ऑनर के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, डायरेक्टर। और डायरेक्टर का काम क्या है, ऑनर से मैंने इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम करता है। अरे बात समझ में, तो इससे होता क्या है, अब आपसे कोई पूछता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट व्हाई इट इज नेसेसरी, तो बेसिकली
एज एन इंडिविजुअल एक मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इन ए ग्रुप, ठीक है। और ये जो इमोशनल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है तब ये वर्कर को इनकरेज करता है, ठीक है ना, काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है ना, एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन मीन्स मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, मेंटल, भाई अपनी बात तो कम से कम वो रख पा रहा है, होना ना होना एक सेकेंडरी बात है, ठीक है ना। मेंटल एंड जो है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब इससे फायदा क्या है, ठीक है ना, इससे फायदा है कि जो है उनको एक मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, किसको, वर्कर को, मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट एंड टू वर्कर, ठीक है ना। वर्कर को क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, मोरल बढ़ जाएगा, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय विल इंक्रीज, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल पीस, शांति बनी रहेगी। चलो कोई बात होगा, हमारा बंदा मैनेजमेंट के साथ बैठा हुआ है, हम उसको बोल देंगे। पार्टिसिपेशन का कुल मीनिंग इतना सा ही है, ठीक है। और बोलता भी है, बोलना भी चाहिए, जैसे हमने आपको यह समझाया कि आपका लीडर है वो जाकर के मालिक से बात करे। इसमें क्या होता है कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता है, जो हमारा टॉपिक ही आज का, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन होता है, ठीक ना। लेकिन अब क्या सबको हम शामिल कर देंगे, सबको शामिल कर देंगे, नहीं भाई, क्योंकि ये सब मेंटेन करने के लिए इसमें एजुकेशन, स्किल, ठीक है ना, पेंशन, सारी बातें अपने आप रख सकते हो। सेल्फ एक्सप्रेशन है, वर्कर फील सेल्फ एक्सप्रेशन, वर्कर्स फील सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने अपने अपनी बात वो वहां रख पा रहा है। तो अब ये जो है, क्या वर्कर, कौन से वर्कर को मैनेजमेंट अपने साथ रखेगा, ठीक है ना, इनका प्री रिक्विसाइट क्या है, या सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है। तो सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन बेसिकली डिपेंड करता है हाउ वेल सर्टेन प्री रिक्विसाइट आर सेटिस्फाइड। प्री रिक्विसाइट क्या है कि आपको अपना काम तो करना ही करना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट तो दिन रात 24 घंटा, उसकी कंपनी है, वो मालिक है ना, तो 24 घंटा काम कर रहा है, उसके साथ आपको भी 8 घंटे वाली जो है ब्रेक आउट करना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल जो है आपको लालच नहीं होनी चाहिए कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा मिले, तब आप मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ जो है फिर मैनेजमेंट जो है सिर्फ आपको लॉलीपॉप थोड़ी देगा, डंडा भी बरसाएगा, गाली भी देगा, क्योंकि आप उसके साथ हो। जैसे आप वर्कर का, देखो दोनों चीज़ है, वर्कर का आप नेता बन करके यहाँ किसके साथ गए हो, मालिक के साथ। अब किसी वर्कर ने बदमाशी किया तो ऑनर वर्कर के पास नहीं जाएगा, आपको बोलेगा कि यार तुम्हारा जो है आदमी सब कैसे काम कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तुम काम नहीं ले पा रहे हो, हमारी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हो। तो बेसिकली ऑनर की जो थॉट प्रोसेस है, ऑनर्स की जो है जो विचार है, वह किसके थ्रू गया, पार्टिसिपेटेड वर्कर जो है, पार्टिसिपेटेड वर्कर जो है, पार्टिसिपेटेड वर्कर को ही हमने क्या बोला यहाँ पर, लीडर ऑफ द वर्कर। और ये मैसेज कहाँ पहुँचाता है, वर्कर के पास, और वर्कर के बात को, वर्कर अपनी बात इनके पास रखेगा और ये वर्कर की बात मालिक के सामने रखेंगे। तो ये बीच की कड़ी है, ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रिज के काम करने के लिए दोनों को झेलना पड़ता है, ठीक ना, तो दोनों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब लास्ट लगभग एक टॉपिक चलते हैं कि जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो एक इम्पोर्टेंट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग।
आप देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जा रहे हो सब्जी खरीदने या कोई भी सामान खरीदने, ठीक है। अब आप यदि अड़ जाइएगा कि नहीं हमें तो यही चाहिए, वो भी अड़ जाएगा कि हम नहीं देंगे, तो फिर क्या मतलब है दोनों का। आप मान लो कि 10 रुपये, इसने बोला कि हमें 10 रुपये किलो देना है, आप बोले नहीं नहीं 5 रुपये दे दो, तो ये 5 रुपये से आप ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, 10 से कम, तो फिर क्या मतलब है कस्टमर और दुकानदार का। यदि निगोशिएबल है तो ये 5 बोल रहा है, ये 10 बोल रहा है, बीच में 6 7 8 में जो भी लेना है ले लो। आप भी लेने के लिए गए हो मार्केट, वो भी बेचने के लिए बैठा है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ना, अलग अलग मीनिंग रखता है, अलग अलग समय पे, अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है ना। इसका जो कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब गवर्नमेंट को भी खुश रखना है, लीगल ऑफिसर को भी खुश रखना है, एम्प्लॉय को भी खुश रखना है, बायर को भी खुश रखना है, जो हम आपको जो है यहाँ पर बता रहे थे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में सबको खुश रखना है। अब ऐसा नहीं कि सबको खुश रखने के चक्कर में खुद दुखी हो जाए, ऐसा भी देखा जाता है। सबको खुश रखने के चक्कर में हम खुद ही दुखी थोड़े हो जाएंगे, ठीक ना। तो इन सिंपल वर्ड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाई मैनेजमेंट एंड लेबर ट्राई टू एक्सप्लोर ईच अदर डिफिकल्टी, क्योंकि उनके पास भी कुछ परेशानी है कि आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने आप में खुश रहो, ठीक है ना। आपको उम्मीद है कि भाई हमारी सैलरी बढ़े, तो आपको भी समझना पड़ेगा, वर्कर को भी समझना पड़ेगा कि कंपनी दिक्कत में है, सैलरी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो कोई पूछता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो बेसिकली इट इज ए प्रोसेस वेयर बाई मैनेजमेंट एंड, यहाँ हम लेबर लिख रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी इसमें से कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं। वेयर लेबर ट्राई टू एक्सप्लोर ईच अदर्स लिमिटेशन, एक दूसरे की मजबूरी समझ करके चुप हो जाना ही जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को संबंध बना के रखना है, और दोनों का टर्म्स कंडीशन जो है कुछ अलग अलग हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो अपने को भी नौकरी करनी है, और उनको भी जो है हमारी ज़रूरत है, नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, अकेले थोड़े करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टी एक दूसरे की मजबूरी को समझे, और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को समझे, ठीक है ना। मतलब प्री रिक्विसाइट यही है, प्री रिक्विसाइट को समझे, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के नीड हैं, ठीक है ना। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। फिर एक समझौता भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट करें, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे की डिफिकल्टी को समझें, यही तो है, और क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखें कि दोनों में से एक दूसरे के लिए कोई अनफेयर काम ना करें। बहुत तरह की चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ अनफेयर ना करें, ठीक है ना। एक रीजनेबल वेज जो है, रीजनेबल वेज, एक सही सैलरी दे, ऐसा नहीं कि जो है फिर एक वर्किंग कंडीशन जो है सही हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टॉक, वन वे टॉक नहीं हो, बात तो हो, बात बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पर बार्गेनिंग मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच हो सकता है। यहाँ पर जो है दोनों पार्टी फ्लेक्सिबल हो, सबसे बड़ी चीज़ है दोनों क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये नहीं कि दोनों अपने ही बात पे अड़े रहे, तो समझौता काहे लिए खाक कर रहे हो, समझौता क्या जरूरी है, ठीक है ना। फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी मान करके चलना पड़ेगा कि आए दिन ये होते रहते हैं, ये होते रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आज डिस्प्यूट खत्म हो गया तो फिर डिस्प्यूट कभी नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है
यदि आप ध्यान देंगे तो सबकी अलग अलग जो है लेवल है, ठीक ना, लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब लास्ट ये पॉइंट है, इसको समझिएगा। लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में आप जो है प्लांट लेवल पे ही कर लें, शॉप फ्लोर पे ही कर लें, बाहर बात को जाने नहीं दे, आपस में ही वहीं पे आर्बिट्रेशन या आपस में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो बिल्ली वाली कहानी जानते हैं ना, एक बिल्ली दो बिल्ली मिल करके कोई एक रोटी चोरी करी, ठीक है, अभी दोनों रोट इसको ब्रेकआउट कर दी। ये वाली बिल्ली बोली कैट नंबर 1 और कैट नंबर 2, ये इसने बोला कि भाई तुम ज़्यादा ले लिए हो, इसने बोला कि तुम ज़्यादा ले लिए हो, तो हम लोग फैसला कैसे करें। तो तब तक एक मंकी आ गया वहाँ पर, बोला कि मंकी को बीच में फैसला कर लेने दो। मंकी क्या किया कि एक तराजू जो है, तराजू में इधर भी रोटी डाल दिया, इधर भी रोटी डाल दिया, आधा आधा, देखा इधर ज़्यादा है तो इधर से तोड़ करके क्या हुआ, वो खा गया। इधर से खा गया तो इधर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हुआ तो इधर से तोड़ के खा गया, फिर इधर ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे करते करते इधर का भी रोटी वो फिनिश कर गया और इधर का भी रोटी फिनिश कर गया, और कैट नंबर 1 और कैट नंबर 2 ये दोनों जो है मुंह देखते रह गए और बंदर खुद के पेड़ पे चले गया। क्या कर ली बिल्ली। तो यही होता है, दो लोगों के लड़ाई में तीसरे को हमेशा फायदा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इट इज द बेस्ट वे, आपस में वही का वही समझौता कर लिया जाए, प्लांट लेवल पे, शॉप लेवल पे आपस में। यदि नहीं हो पाता है तो इंडस्ट्री लेवल पे कर लिया जाए, इंडस्ट्री लेवल पे, जहाँ पे डिस्प्यूट एक्ट जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट के तहत हम लोग बैठ करके बात कर लें, और नहीं तो नेशनल लेवल पे कर लें। नेशनल लेवल पे हमने आपको बताया बहुत सारे जो है ना नेशनल लेवल के, अभी हमने जो है बताए, आपको दिखा देते हैं कि अब कमिटी है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन है, कोर्ट इंक्वायरी है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, इसमें जाके समझौता कर लें तो भी ठीक है ना, लेकिन रिजिडिटी नहीं, रिजिड होना जरूरी नहीं, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा मानकर चलिए हम लोग समाज में हर आदमी एक दूसरे की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर से लास्ट के अब 2 मिनट में इसको हम कोशिश करते हैं कि एक बार ब्रीफ कर दें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन हम सोचे थे कि इसी में शामिल कर लें, लेकिन लेक्चर हो जाएगा लंबा, इसलिए हम जो है ट्रेड यूनियन लेक्चर नंबर 69 में लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इन सब के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का नाम ही इंडस्ट्रियल रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन हेल्दी होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। रिलेशन जो है क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमारे प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े, ठीक है ना, और प्रोडक्टिविटी बढ़े और सब हैप्पी सैप्पी रहे, खुश होकर के काम करें, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है, और इनकी मजबूरी भी है ना कि रिलेशन अच्छा से अच्छा बना करके रखें, ठीक है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो ऑब्जेक्टिव बता दिया था हमने। फिर भी रिलेशन के बीच में कहीं दरार आता है, और बेसिकली ये दरार कौन सा होता है मैं आपको बताऊं, तो ये अहंकार का दीवार होता है एक दूसरे के बीच में। अहंकार जो है क्या काम करता है, दीवार का काम करता है, जो हमको आपको अलग अलग कर देता है। ये दीवार को मिटाना, कौन सी दीवार को, अहंकार के दीवार को, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यदि आ जाए तो रिलेशन मेंटेन रहेगा। और मैं कई बार बोलता भी हूँ कि ज़िंदगी में आप हमेशा कोशिश करो अच्छे रिलेशन बनाने की, और नहीं बना पाते हो, आपकी औकात नहीं है अच्छा रिलेशन बनाने की, तो जो बने बनाए रिलेशन है उनको मेंटेन करो, आप इनको मेंटेन करो, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया से जाने के लिए भी तो 4 आदमी चाहिए कंधा देने के लिए। अब अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन किसको पूछेगा जी। और जाने के बाद भी ये चेतना, ये आत्मा ऊपर से देखते रहती है, ठीक उसी तरह से जैसे हम सोए रहते हैं ना, नींद में आप सोए रहते हो तो बॉडी तो वहीं की वहीं है, लेकिन स्वप्न देखते हो, स्वप्न में आप कोलकाता, बॉम्बे, बेंगलुरु, अमेरिका, कनाडा सब घूमते रहते हो, अच्छे अच्छे आनंद पकवान का आनंद लेते हो,
और कोई कष्ट होता है तो भी बहुत कष्ट उठाता है चेतना, कॉन्शसनेस माइंड जिसको बोलते हैं। और जो है आप बॉडी मतलब शरीर तो यही का यही है। अब वो कष्ट तब तक खत्म नहीं होता है जब आप नींद से उठते नहीं हो। कहने का मतलब कि दुनिया से जाने के बाद भी ऊपर वाला जो है चेतना के स्तर पर उस चीज को देखते रहता है कि हमारे बॉडी के साथ क्या हो रही है। इसलिए दुनिया में अहंकार का दीवार गिरा करके अच्छा और हेल्दी रिलेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए। ये चीज हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लोग आपका नाम लें कि वो अच्छे आदमी थे, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट होता है तो परमानेंट डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट खत्म हो। अब डिस्प्यूट होता क्यों, किस लेवल पे है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, मेन यही होता है साइकोलॉजिकल या बिहेवियर यदि कहे तो, ठीक है ना, एक दूसरे का बिहेवियर नहीं होता है या एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं, कंपनी का टेक्निकल जो है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई काम खराब हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे भाई कोई तो किया होगा, ठीक है ना। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए बॉस के जो है सामने क्या करेगा, चमचागिरी, और नीचे जो है एम्प्लॉय को दादागिरी करेगा। ये सब यही सब रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन है। कोई चमचागिरी करके अपनी सैलरी बढ़वा लिया और जो रियल में मेहनत करता था उसकी सैलरी नहीं बढ़ी तो वहाँ डिस्प्यूट आ गया। तो ये सब डिस्प्यूट आते रहेंगे। अब ये डिस्प्यूट खत्म करने के लिए भी बहुत सारे जो है तरीके हैं, लेकिन उसके पहले इनका डिस्प्यूट यदि खत्म नहीं हुआ इमीडिएटली तो उसका रिजल्ट क्या होता है, स्ट्राइक होते हैं। कई तरीके के स्ट्राइक हमने आपको बताया, बाइकट करते हैं लोग, ठीक है ना, पिकेटिंग करते हैं, ये भी हमने समझाया कि खुद तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे को भी भड़काएंगे, घेरो आंदोलन करते हैं, अनशन कर लेते हैं। और कंपनी भी कर सकती है, पूरे पूरे एम्प्लॉय जितने आंदोलन में शामिल हैं सबको नोटिस दे देगी कि कल से काम पे आओ नहीं तो घर जाओ, पूरे के पूरे जो है सर्विस टर्मिनेट कर सकती है। अब कुल मिलाकर के ये कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं है। ये में हम बहुत सारी कहानी आपको बता चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पीस जो होती है, औद्योगिकरण जो है वो बैकबोन ऑफ द नेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपको डेवलप करता है। तो ये सब हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। और डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए हमने आपको तरीके बताए कि कमेटी बना लीजिए, आपस में बैठ करके बात कर लीजिए, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कीजिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी कर सकते हैं जिसको कॉन्सिलेशन ऑफिसर कहते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सब है, नेशनल है, आर्बिट्रेशन है। दीज आर दी वे बाय विच यू कैन सेटल दी डिस्प्यूट। उसके बाद जो है एक तरीका होता है कि मैनेजमेंट जो है कुछ वर्कर को अपने साथ रखे, कि वर्कर को मन में यदि कोई डिस्प्यूट आता है, कोई बात आती है, तो इस वर्कर के थ्रू सबको तो शामिल नहीं कर सकते हैं ना। 1000 वर्कर है तो 10-15 वर्कर को अपने साथ रखे, जो जो नेता टाइप का है, ठीक है ना, उनको अपने साथ रख करके। अब उसके भी कुछ फायदे हैं जो हमने आपको बहुत डिटेल में बताए। और वर्कर, कोई भी वर्कर को कंपनी अपने साथ रखेगी उसके लिए कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, वो भी हमने आपको बताया। झेलना भी पड़ता है, नेता बनने में जो है ना बहुत वो है, मतलब इतना आसान भी नहीं है ना, बहुत सुननी पड़ती है। जो दुनिया में सुनने शब्दों को सहन करना सीख गया वो इस दुनिया में रहना सीख गया, कहते हैं ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब ये आपस में निगोसिएशन करने का जो है ना हम बात कर रहे थे कि आपस में निगोशिएट कर लो, थोड़ी सी वाद विवाद हुई, आपस में समझदारी दिखाइए और साथ में रहिए, ठीक है ना। साथ में चाय पी लीजिए, साथ में भोजन कर लीजिए, साथ में खेल कूद लीजिए, एक पार्टी गेट टुगेदर हो जाए। तो दीज आर दी वे बाय विच वी कैन डिसमिनेट आवर जो भी गुस्सा है, घृणा है, या जो भी है राग द्वेष ईर्ष्या जो भी है, दैट यू कैन, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिला है, चाहे जो भी है वो सब खत्म कर लो। दुनिया में जिंदगी के साथ कुछ नहीं जाना है सिवाय भगवान के भजन के, ठीक है। तो दीज आर दी वे। और जो है ज़्यादा अच्छा है कि आपस में ही कर लो, किसी की बीच में जरूरत न पड़े, क्योंकि दो लोग के झगड़े में कोई भी एक तीसरा आएगा तो जो है वो फ़ायदा उठाएगा, कई बार अपने को ही नुकसान होता है। हमेशा अपना फ़ायदा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बी फ्लेक्सिबल, try to correlate the things,
एक दूसरे की मजबूरी को समझिए। आपसे गलती हुई तो उससे भी गलती हो सकती है, किसी की गलती को पकड़ के बैठना नहीं है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, समझौता करना ज़रूरी है, समझौता से ही संसार चलता है। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है ट्रेड यूनियन के बारे में, जो है बहुत डिटेल से। ये आज लेक्चर नंबर आपका 68 था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में होगा ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। और चूंकि आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुने भी होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन टेक्निकली जो है हम लोग इसको और टेक्निकली और लीगली इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, healthy, and keep smiling and keep sharing all these video with your classmate। कर भला तो हो भला। थैंक यू।